हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की फटाफट रिवीजन क्लास की। आज की रिवीजन की क्लास में सबसे पहला एक शब्द लिखा गया है, शब्द है सिल्वी कल्चर। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है यूपीपी के लिए, यूपी लेखपाल के लिए और सुपर टेट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा तो फोकस किया जाएगा वो सुपर टेट के क्लास के लिए किया जाएगा। आप विचार कीजिएगा कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है। ये वो शब्द है जो शब्द कहीं ना कहीं आपने सुन रखा है, ये आपने पढ़ रखा है और आपने यदि यूपी टीईटी का पेपर पास किया है तो आपने ये शब्द अवश्य सुन रखा होगा। आपके दिमाग में अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप समझिएगा कि अभी आप अध्यापक बनने से, अध्यापिका बनने से बहुत दूर हैं। और अगर आप इस क्लास को छोड़ करके जा रहे हैं और आंसर भी आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिएगा कि आप अभी मीलों दूर हैं, आने वाली एक दो भर्ती से भी दूर हैं। याद आ गया होगा, अगर आपको याद होगा। शुरुआत करते चलिएगा फटाफट रिवीजन। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है, ये प्रश्न आपका एग्जामिनर पूछता है। तो सिल्वी कल्चर का संबंध जो सेम ऑप्शन में आपको मिलेगा वो मिलता है वनों के संवर्धन से। वनों का विकास करना, वनों को लगाना, वनों की मात्रा में वृद्धि करना क्या कहलाता है, सिल्वी कल्चर। क्यों कि इससे पहले के जो शब्द हैं वो आपने और सुन रखे हैं। जैसे आपने सुन रखा है विटीकल्चर। विटीकल्चर, अंगूरों की कृषि को विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर जल्दी जल्दी लिख दिए जरा। विटीकल्चर अंगूरों की कृषि को बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। और आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर कहा जाता है केचुए के पालने को, वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। आप और विचार कीजिए, एक शब्द और मैं लिख दूं जरा। एक शब्द और लिखा गया है एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री, इसके बारे में और आप मुझे बताएंगे कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। एग्रोफोरेस्ट्री है कि खेत के चारों ओर वृक्ष लगा देना। खेत की जो मेड़ होती है उस मेड़ पर जैसे लिप्टिस के वृक्ष लगा दिए जाते हैं या फिर पॉपुलर के वृक्ष लगा दिए जाते हैं, उन वृक्षों को लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, एग्रोफोरेस्ट्री कहा जाता है। ये आपको याद है तीनों के तीनों। इसके जैसे और भी शब्द है, उन पर मैं नहीं जा रहा। जैसे सिल्वीकल्चर एक अच्छा पॉइंट था। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित बताया, वनों के विकास से संबंधित है। एग्रोफोरेस्ट्री खेत के चारों ओर वृक्षों के लगाने की क्रिया को एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं। वर्मी कल्चर केचुआ पालन को कहते हैं। सेरी कल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। विटीकल्चर अंगूरों की कृषि को कहा जाता है। और एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। एपी कल्चर। और एक होता है पीसी कल्चर। ये एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से है, तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से यह संबंधित है। रफ करने से पहले मैं एक शब्द और आपको दे दूं, आप उस शब्द पर विचार कीजिएगा। एक शब्द लिखते हैं, कहां लिखते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा, यहां लिखते हैं कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन, चलो पूरा लिख दिया, कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। प्रोटीन से संबंधित आपको कुछ बातें पता होंगी कि कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। कोलेजन प्रोटीन वाला प्रश्न क्या है। सबसे पहले कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन है, इसको जानते तो हैं ही आप, लेकिन आप मुझे बताइए जरा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। 46% सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, सबसे ज्यादा सोयाबीन में होती है। सोयाबीन में पाई जाने वाली प्रोटीन का प्रतिशत कितना है, 46%। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइसोनिन। ग्लाइसोनिन नाम की प्रोटीन है जो पाई जाती है सोयाबीन के अंदर। ग्लाइसोनिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और भी बताओ जरा, और पूछेगा एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन किसमें पाई जाती है, एल्ब्यूमिन। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है अंडे के अंदर। और लिखी गई है अल्फा कैरेटीन प्रोटीन। अल्फा कैरेटीन प्रोटीन पाई जाती है मनुष्य की त्वचा के अंदर। थोड़ा सा पीछे, अल्फा कैरेटीन प्रोटीन पाई जाती है मनुष्य की त्वचा में। अल्फा कैरेटीन प्रोटीन पाई जाती है मनुष्य की त्वचा में, मनुष्य की त्वचा में। फिर कोलेजन प्रोटीन कहां पाई जाती है। जब आपसे एग्जामिनर पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो कोलेजन। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो कोलेजन प्रोटीन। अल्फा कैरेटीन मनुष्य की स्किन में पाई जाती है, त्वचा में।
त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन आप विचार करके बताइए कि क्या कहलाता, क्या कहते हैं त्वचा के अध्ययन को? ड्रेमेटोलॉजी। स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? ड्रेमेटोलॉजी कहलाते हैं, ड्रेमेटोलॉजी कहा जाता है स्किन के अध्ययन को। और कुछ प्रोटीन के नाम लिखते हैं। कांचियोलिन प्रोटीन, कांचियोलिन प्रोटीन पाई जाती है मोती के अंदर। कांचियोलिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? मोती जो होता है, जो सागर से प्राप्त होता है, सीपी से प्राप्त होता है, उसमें कांचियोलिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और विचार कीजिएगा और प्रोटीन के बारे में। आप पहले तो आप मुझे बताओ कि जो प्रोटीन है दालों में भी पाई जाती है, सोयाबीन भी एक प्रकार की दाल है और दालों में सबसे ज्यादा सोयाबीन में ही पाई जाती है। तो सोयाबीन का अगर पूछेगा तो कौन सी पाई जाती है? ग्लाइसोनिन हो गया, ग्लाइसोनिन लिखा है मैंने कहीं, ग्लाइसोनिन। और जब पूछता है कि दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो लेग्यूमिन प्रोटीन, लेग्यूमिन, क्योंकि सभी दालें किस कुल के पौधे हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं। चने में 21% प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं में 12% प्रोटीन पाई जाती है और अंडे में 12% प्रोटीन पाई जाती है। एक बार सुनिए दोबारा से, सोयाबीन में 46% पाई जाती है, अंडे में 12%, गेहूं में 12% प्रोटीन पाई जाती है और चने में 21% प्रोटीन चने के अंदर पाई जाती है। आप बताएंगे क्या मुझे, क्या आप मुझे बताएंगे कि चना खरीफ, रबी और जायद इन तीनों में से किस फसल में रखोगे? चने को किस में रखोगे? विचार कीजिएगा, खरीफ में रखोगे, जायद में रखोगे, रबी की फसल में रखोगे? सही आंसर होगा रबी की फसल में। क्यों? कि आपने चने का साग खाया है और चने का साग सर्दियों में खाते हैं और चने को गेहूं के साथ उगाया जाता है। मतलब जिस समय खेतों में गेहूं होती है उसी समय चना भी उग रहा होता है। और जब गेहूं की फसल रबी की फसल है तो चने की फसल भी कैसी होगी? रबी की फसल होगी। भारत में दालों का अग्रणी उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है और यह कारण भी है कि मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य भी कहते हैं, भारत का टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। देखिएगा अगले पॉइंट पर हम पहुंचते हैं जरा। ग्लाइसिन सोयाबीन में पाई जाती है, एल्ब्यूमिन अंडे में पाई जाती है, कांचियोलिन मोती में पाई जाती है, लेग्यूमिन दालों में पाई जाती है, अल्फा कैरोटीन मनुष्य की स्किन में पाई जाती है, त्वचा में, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, कोलेजन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन है। आप विचार करके बताइए कि कौन सा वो विटामिन है जो विटामिन मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है। एक आसान प्रश्न है, एक बुद्धि पर आधारित प्रश्न है कि कौन सा विटामिन है जो विटामिन मनुष्य के मूत्र में उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि कौन सा विटामिन है जिस विटामिन का संचरण मनुष्य के शरीर में नहीं होता, मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता है, तो आंसर विटामिन सी आएगा। जब हमने आंवला, नींबू, खट्टे फल खाए हैं तो विटामिन सी हमारे शरीर में गया है और विटामिन शरीर में जब सी इकट्ठा नहीं होता है तो इसका मतलब मूत्र में पाया जाएगा विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड प्रमुख स्रोत आंवला और विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। आप मुझे बताइए कि कौन सा वो विटामिन है जो विटामिन मानसिक व्याधि के लिए उत्तरदायी है? अगर बुद्धि कमजोर हो गई है, याददाश्त अगर कमजोर हो गई है, व्याधि मतलब दुविधा, मानसिक व्याधि मतलब दुविधा, मानसिक व्याधि के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? तो मैं बोलता हूं रासायनिक नाम, आप मुझे बताएंगे उसका संकेतक नाम। रासायनिक नाम है पायराइडोक्सिन। विचार करिएगा कौन सा हो सकता है? विटामिन B6 पायराइड ऑक्सिन मानसिक व्याधि के लिए उत्तरदायी है। काजू बादाम में पाया जाता है और काजू बादाम खाने से यही कारण है कि बुद्धि तीव्र होती है, माना जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन B6 पाया जाता है, पायराइडोक्सिन पाया जाता है। दो विटामिन के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था, विटामिन B9 यानी कि फोलिक अम्ल और विटामिन B9 यानी फोलिक अम्ल, और इसका कार्य होता है शरीर के अंदर जो रुधिर है उस रुधिर में निर्माण करना कोशिकाओं का, आरबीसी का। और जो विटामिन B12 है जिसमें कार्बन कोबाल्ट धातु पाई जाती है, उसका कार्य होता है स्किन में यानी शरीर के अंदर कोशिकाओं का निर्माण करना, आरबीसी का निर्माण करना। फोलिक अम्ल यानी विटामिन 9 का कार्य है और विटामिन B12 का कार्य है नई कोशिकाओं का निर्माण करना। आगे और बताइए जरा, विटामिन की चर्चा नहीं करते, विटामिन को किसने खोजा? फंक ने। ज्यादा चर्चा विटामिन की हम नहीं करते हैं। अगला एक शब्द लिखा गया, आप मुझे बताओ विचार करके कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? यूपी पैट
सुपर टैट वालों, आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आंसर बता दो, जरा आंसर बताइए, कॉमन सेंस लगाओ इसमें कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था। याद हो आपको तो दिल्ली का जो पुराना किला है, इस दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। आपको याद हो कि पहले बाबर आया 1526 से 1530 ईस्वी तक, और जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम था हुमायूं, और हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं हार गया शेरशाह सूरी से, लेकिन 1530 से 1540 की अवधि के बीच में इस हुमायूं ने एक दिल्ली में नगर बसाया था जिस नगर का नाम था दीन ए पनाह नगर, दीन ए पनाह नगर। और इस दीन ए पनाह नगर को बसाया था हुमायूं ने शेरशाह सूरी को चिढ़ाने के लिए। लेकिन जब 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को धो दिया, तब सबसे पहला कार्य शेरशाह सूरी ने किया कि इस दीन ए पनाह नगर को तुड़वा दिया, और इस दीन ए पनाह नगर को तुड़वाने के बाद दिल्ली में किले का निर्माण कराया। उसके बाद दिल्ली में लाल किला भी बना है जो वो शाहजहां ने बनाया। तो लाल किला में और पुराना किला में, वो पहला वाला जो किला था उसमें वो पुराना हो गया। तो पुराना किला एग्जाम में पूछेगा कि पुराना किले का निर्माण किसने कराया था, तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया शेरशाह सूरी ने। किसको तुड़वा करके कराया था? दीन ए पनाह नगर को। दीन ए पनाह नगर किसने बनवाया था? हुमायूं के द्वारा बनवाया गया। आप मुझे बताओ, हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है, और हुमायूं के मकबरे को, दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे को मुगल वंश का कब्रिस्तान कहते हैं। मुगल वंश का कब्रिस्तान, मुगल वंश का कब्रिस्तान। मुगल वंश का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। आप मुझे बताओ, दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने कराया। हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन? इस हुमायूं की पत्नी, हुमायूं की पत्नी। अच्छा, हाजी बेगम अगर हुमायूं की पत्नी थी, अगर इसने दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था, तो ये गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन थी, जिसने किसकी रचना की? हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हमीदा बानो बेगम ने क्या किया? इसके मकबरे का निर्माण कराया। और याद रखिएगा एक प्रश्न आप, कि हाजी बेगम ने जो हुमायूं का मकबरा बनवाया उसका डिजाइनर कौन था? मिर्जा गयात। मिर्जा गयात। ये क्वेश्चन ना तो यूपीपी में पूछा जाएगा ना सुपर टैट में पूछा जाएगा। ये ऊंचे लेवल का क्वेश्चन, मतलब ये बकवास क्वेश्चन है, बड़े ही एग्जाम में किसी में पूछ लेता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको ना भी याद रखो तो भी बात बन जाएगी। लेकिन आप बताओ, क्या ये बात नहीं याद रखोगे? क्या ये बात याद नहीं रखोगे? ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ये तो वो बातें हैं जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो 75% या 70% सवाल पुराने पूछे जाते हैं, रिपीट प्रश्न पूछे जाते हो। रिपीट प्रश्न ही तो करा रहे हैं, इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स करा रहे हैं, या फिर जो उलझा करके प्रश्न पूछेगा उन सबको कराएंगे। अगर आप चाहते हैं टॉपिक पर वीडियो, तो टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाएगी, टॉपिक पर भी वीडियो मिलेगी। अगर आप चाहते हैं हिंदी की क्लास, तो हिंदी की क्लास भी मिलेगी। लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, तो आपको क्या करना है? आप एक सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए जरा। आप अपने किसी भी मित्र मित्री को इस वीडियो को शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। क्यों? कि देखो, मेरा जो विश्वास है, क्या है, मेरा जो सपना है सबसे पहला, अब वो है कि मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँ। और लाइव क्लास पढ़ाने का मुझे मौका तभी मिलेगा जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। 500 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 500 सब्सक्राइबर्स और होने हैं, और वो आपके प्रयास से ही हो सकते हैं। मैं आपका सपना पूरा करता हूँ, आप मेरा सपना पूरा कीजिए। मैं जान लगा दूंगा आपके सपने के लिए। आप इतना सा काम मेरे सपने के लिए कर सकते हैं। दीन ए पनाह, चलो इसकी कहानी समाप्त करते हैं। मुगल वंश का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं, वही हुमायूं जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिर करके हो गई थी। आप क्या बता सकते हैं कौन सा पुस्तकालय था जिस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी? याद आया आपको? शेर ए मंडल पुस्तकालय। शेर ए मंडल पुस्तकालय था। शेर ए मंडल पुस्तकालय, इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से बताओ कौन सा सुल्तान? कल की वीडियो में मैंने कवर किया कि कौन सा सुल्तान था जिस सुल्तान की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिर करके। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में घोड़े से गिरकर हुई थी। वर्ष 1210 ईस्वी को चौगान खेलते हुए हुई थी। चौगान की शुरुआत भारत में
तुर्कों के द्वारा की गई थी। मणिपुर राज्य से शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा कि जो चौगान है, इस चौगान को वर्तमान में पोलो कहा जाता है। पोलो 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 खेल। और जो पोलो है वो एक जनजाति है, जनजाति, और पोलो जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। इसके अतिरिक्त तो एक जनजाति और वहां पाई जाती है, दोनी। एग्जामिनर ने पूछा हुआ प्रश्न है कि दोनी और पोलो जनजातियां कहां पाई जाती हैं, तो आंसर मणिपुर। आप मुझे बताओ कि मणिपुर में पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? ये प्रश्न तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। और रटा हुआ क्या, ये क्या, इसके अतिरिक्त आपको 3 प्रश्न मैं आज बता रहा हूं, और 3 प्रश्न सुपर टेट वालों, एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। याद रख के जाइए आप कि पूरी दुनिया में एकमात्र तितली नेशनल पार्क है, पूरे विश्व में एकमात्र तितली नेशनल पार्क है, और उसका नाम है बन्नरघट्टा। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि है बेंगलोर में। बेंगलोर में क्या है ये बन्नरघट्टा? तितली नेशनल पार्क है, जहां तितलियों को पाला जाता हो। पूरी दुनिया में एक है तितली को पालने वाला नेशनल पार्क हो, उसका नाम बन्नरघट्टा है। बन्नरघट्टा बेंगलोर में है। बेंगलोर वही जिसको भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं, जिसको भारत का वैज्ञानिक राजधानी कहते हैं, वैज्ञानिक नगर कहते हैं, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, उसी बेंगलोर की बात कर रहे हैं, जो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वृषभावती। वृषभावती याद रख लो, वृषभावती बेंगलोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वृषभावती नदी के तट पर है। वृषभावती नदी के तट पर। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर के अंदर कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय भी कहाँ है? 125 प्रश्न हो जाएंगे एक ही वीडियो से, 125 वीडियो नजर से नजर मिला करके पढ़ा रहे हैं, कहीं देख नहीं रहे एक भी प्रश्न को कि हाँ वहां से लेकर के वहां से लेकर के। बस आप सुनते रहिए, जो आपको लगे लिखने वाला आप लिखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, अगर कोई त्रुटि आए तो कमेंट करते रहिए, और लाइक पर अंगूठा टेकते रहिए। क्या बात बताइए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? याद कीजिएगा, इसरो के अध्यक्ष के सिवान है क्या? कहीं नहीं, के सिवान जी का स्थान ले चुके हैं एस सोमनाथ। कहीं गलती से गलत ना कर देना, एस सोमनाथ जी ने स्थान लिया है इसरो का। इसरो का, और याद हो आपको, मैं करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाऊंगा कि इसरो ने जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को, जिन बच्चों का ध्यान अंतरिक्ष कार्यक्रम की तरफ रहता है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिस अभियान का नाम है युविका। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, युविका। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि युविका अभियान किसने चलाया है? इसरो ने। और इसरो द्वारा चलाए गए युविका अभियान का संबंध किससे है? तो 9 से 12 तक के बच्चों को अंतरिक्ष कार्यक्रम का वैज्ञानिक बनाया जाएगा, जो होनहार बच्चे हैं। तो बन्नरघट्टा बेंगलोर है दुनिया का एकमात्र तैरता नहीं बोला, तितली नेशनल पार्क, तैरता मेरे मुख से निकला, तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लेम जाओ। केबुल लेम जाओ। मैं नहीं मानता, ये प्रश्न आपको याद होगा, ये अच्छी बात है, ये प्रश्न आपको याद होगा। मणिपुर में है, लोटक झील के अंदर स्थित है। अब बताइए जरा कि पूरे विश्व का एकमात्र समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है? पूरे विश्व का एकमात्र समुद्री नेशनल पार्क आप मुझे बता दो कि कौन सा है, तो मान जाएंगे कि आपकी तैयारी, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं कि विश्व का एकमात्र समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपकी तैयारी 85% है। आप मास्टरनी बनने के कगार पर हो, 85% तक आपकी तैयारी है, समझ लीजिएगा आप, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर याद है तो। चलो अब मैं बताता हूं कि आपकी तैयारी है या नहीं है। जो एकमात्र पूरे विश्व का समुद्री नेशनल पार्क है वो है मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। चलो अच्छी बात है, जिन अभ्यर्थी को पता था तो वो अपना रैंक लगा लें, वो 85% अभी उनकी तैयारी है। अगला और विचार कीजिए जरा। अब अगर इस प्रश्न का आंसर आपने बता दिया तो आपकी 90% तैयारी है, 90%। कैसे? जो ये नेशनल पार्क है, अब आपको मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया तो इसका जो असली नाम है वह है रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क। रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क। अगर जिन अभ्यर्थियों को यह बात पता थी तो उन अभ्यर्थियों की 90% तैयारी है। अगला, अगर जिन अभ्यर्थियों को अगर ये बात पता है तो मान लें कि उनकी 100% तैयारी है कि इस नेशनल पार्क को मान्यता कब दी गई थी। आंसर जिनको पता है उनकी 100% तैयारी, जिनको नहीं पता है 90% तैयारी है। और जिन अभ्यर्थियों को 85% भी तैयारी नहीं है, उन अभ्यर्थियों को मेरी पिछली सारी वीडियो देखने की आवश्यकता है।
आवश्यकता है। सुनिएगा, वर्ष 1996 में 1996 में 1996 में इस नेशनल पार्क को मान्यता दी गई थी। अच्छा, एक आसान सा प्रश्न बताइए, और मुझे उम्मीदें हैं कि लगभग 70% अभ्यर्थियों को इस प्रश्न का उत्तर याद होगा ही होगा जो वीडियो देखेंगे। आप मुझे बताओ कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? आंसर सीधा सीधा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्थापना वर्ष 1936 सर बेकलहैम के द्वारा स्थापित किया गया था। अब बताओ जरा, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे पाते हैं तो मैं मानता हूं कि आपकी 80% तैयारी है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? आपको याद होना चाहिए यह प्रश्न, अगर आप अपना पिछला यूपी टेट का पेपर दे करके आए हैं तो। इसका नाम रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रट लो, अगर याद ना हो तो रट लो। और अब आपको इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया है, आपकी 80% तैयारी हो गई है। और अब ये ना समझना कि पढ़ना छोड़ दें, सारी वीडियो देखनी है, पिछली वीडियो देखनी है, अलग से PDF बना दिए सुपर टैट वालों के लिए। और सुपर टैट वाले अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करके दें। क्यों कि मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि कितने अभ्यर्थी हैं जो सुपर टैट वाले देख रहे हैं। अन्यथा जिस भी एग्जाम वाले अभ्यर्थी ज्यादा वीडियो देख रहे होंगे, मैं उसी ही एग्जाम को लिख करके उसी को फोकस करके अगले प्रश्न लाए जाएंगे, वीडियो तैयार की जाएंगी और ज्यादा बातें उन्हीं एग्जाम वालों से की जाएंगी। अगर यूपीपी वाले ज्यादा देख रहे होंगे तो क्लास में सुपर टैट वालों का जिक्र कम हो जाएगा। फिर सुपर टैट को क्यों जिक्र करेंगे? क्योंकि आप तो इग्नोर मार रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करें कि आप देखने वाले यूपीपी के हैं, यूपीपी का एग्जाम है, आपका यूपी लेखपाल का एग्जाम है, ग्रामीण परिवेश में पिछला वीडियो करा दिया है जो लेखपाल में आपको पूछा जाएगा, या फिर जो अभी एग्जाम डेट आ गई है, शायद 9 और 10 मई आई है एग्जाम की डेट, एनटीपीसी का स्टेट सेकंड का। अगर उसका भी आपका एग्जाम है तो भी आप लिख सकते हैं कि मेरा ये वाला एग्जाम है। आगे चर्चा करते हैं। हो गया तीसरा कौन सा बोला था? रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क 1996 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इसको मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और याद करिए आगे की बातें, इसी नेशनल पार्क में पाई जाती है मोती देने वाली मछली। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क में मोती देने वाली मछली पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क में ही पाई जाती है समुद्री गाय। समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। मोती देने वाली मछली भी कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। आगे चर्चा करते हैं। इसे रफ कर दें। रफ करने से पहले एक शब्द मैं और आपके लिए लिख देता हूं। आप बताइए जरा, ये बताओ कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे, कौन से वो प्रधानमंत्री थे जिन प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव के कारण उन प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। प्रश्न एक बार और सुन लो। 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। एक प्रधानमंत्री ने तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने से पहले इस्तीफा दे दिया, मतलब पारित होने से पहले इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक प्रधानमंत्री बेचारे ऐसे रहे जिन प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और उनको त्यागपत्र देना पड़ा कि हट गए जी, लो हट गए। विचार कीजिएगा, पहले जो प्रधानमंत्री जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, तो वो प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। कौन से प्रधानमंत्री? गुलजारी लाल नंदा। रट जाएगा नाम आपको प्रश्न भी रट जाएगा। जरा सुन लो मेरी बातों को। गुलजारी लाल नंदा सबसे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। भाई अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन हो गए? गुलजारी लाल नंदा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल क्या है? गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? अगर आपने इस प्रश्न को बता दिया तो मान जाएंगे, नारायण घाट कहलाता है। नारायण का अर्थ क्या होता है? झगड़ा लगाने वाला। शकुनी का अर्थ भी क्या होता है? झगड़ा लगाने वाला। नारायण घाट, इनको झगड़ा लगाने वाला नहीं करे तो बहुत भले व्यक्ति थे। ये कौन से व्यक्ति थे? ये गुलजारी लाल नंदा जी व्यक्ति थे। आपको याद हो बातें। गुलजारी लाल नंदा ही वो प्रधानमंत्री थे जो कार्यवाहक 2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक भी बार वास्तविक प्रधानमंत्री नहीं बने थे। आप बताइए और भी बातें कि भारत के वो प्रधानमंत्री कौन से थे जिन प्रधानमंत्री के समय में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। जिन प्रधानमंत्री के समय में, सॉरी यहाँ इसका क्या गुलजारी लाल नंदा के बता रहा था
क्या लिखा था, गुलजारी लाल नंदा जी को सुनिएगा। गुलजारी लाल नंदा का क्या प्रश्न था, इनको मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री थे जिन प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, पारित हो गया और इस्तीफा दे दिया था। मुझे ऑप्शन से सुनिएगा, क्या हो गया आंसर, मोरारजी देसाई। पहले मोरारजी देसाई की कहानी को बता दे। मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री थे जिन प्रधानमंत्री के समय में, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है, नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा की कहानी समाप्त। इनको रखिए एक तरफ उठा करके। प्रश्न क्या था, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पारित हुआ और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मोरारजी देसाई। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। अभय घाट किनका समाधि स्थल है, आंसर मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है। और मोरारजी देसाई जी की सरकार में ही क्या कार्य हुआ, आपको याद रखिएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है किस वर्ष बंद कर दिए गए, तो आंसर आपने पढ़ रखा है वर्ष 1978 ईस्वी को। भारत रत्न पुरस्कार 1978 को बंद कर दिए गए थे। क्यों कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री आए और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के समय में ही गठन किया गया था किसका, मंडल आयोग का। याद कीजिए, मैंने ये नहीं कहा मंडल आयोग क्या था। मंडल आयोग वो आयोग था जिस आयोग ने कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो मंडल आयोग का गठन किन प्रधानमंत्री ने किया, वो भी मोरारजी देसाई ने किया। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री थे जब 1978 ईस्वी में जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसको वापस लिया गया था, वो मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के समय में ही जो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप मुझे बताओ जरा कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था, 44वां संशोधन वर्ष 1978। 44वां संशोधन वर्ष 1978। जरा मेरे मुख से आप 2-4 संशोधन और पूछ लीजिएगा। हो सकता है कि 27 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो जाए और ये वीडियो रुक जाए, तो मैं देखता हूं जरा कि आगे चलती है या नहीं चल पाती है। कुछ तरह प्रॉब्लम चल रही है, 27 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं हो पाती है, बीच में फिर रुक जाती है, फिर दूसरी वीडियो मुझे लानी होती है। तो सुनिए जरा कि जो संविधान संशोधन नंबर था कौन सा बताएं आपको, 2-4 सुनिएगा। 56वां संविधान संशोधन वर्ष 1987। सुन रखा है आपने, पढ़ रखा है। 56वां संविधान संशोधन वर्ष 1987 को हुआ और इसके अंतर्गत गोवा को विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रख लेंगे आप इसको, इसी प्रश्न है। 56वां संशोधन 1987 गोवा को विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 19 दिसंबर वर्ष 1961 ईस्वी को हमने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया था। आप मुझे बताओ कि गोवा को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। गोवा में 2 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां बहती हैं, एक तो गोवा में बहती है मांडवी नदी। कौन सी बोलिए, मांडवी नदी। और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। और इसके अतिरिक्त गोवा में बहती है जुआरी नदी। कौन सी बोली, जुआरी नदी भी कहां बहती है, गोवा के अंदर ही बहती है। और गोवा में जुआरी नदी पर एक बंदरगाह है, मुर्मुगांव बंदरगाह। मैं आप भारत में ना बंदरगाहों के बारे में आपको 3 मिनट में बस निपटा देते हैं, सारे 3 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। बंदरगाह भारत में बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और भारत के छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। भारत के बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के। छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 या 250 है, और जबकि बड़े बंदरगाहों की संख्या कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, और 13 जो बड़े बंदरगाह हैं उन 13 बड़े बंदरगाहों का विस्तार आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बोर्ड पर 13 बड़े बंदरगाह हैं। यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बंदरगाह है नंबर 1 पर, सीधा ही मैं लिख दूं नंबर 1 क्या डाल दें, सबसे पहले आता है, देखिएगा भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो ज्वारिया बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह एकमात्र। कहां स्थित है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह है वही गुजरात के अंदर। स्टेट का नाम आपको बताया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, स्टेट का नाम केवल आपको बताया जाएगा। यह है गुजरात राज्य के अंदर। यहां से ऊपर का मैप आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है। कांडला है गुजरात में, और इस कांडला बंदरगाह का नया नाम रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। यह बंदरगाह कहां स्थित है, कच्छ की खाड़ी में है। यह बंदरगाह कहां स्थित है, तो आंसर क्या है हमारा, यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है। किस खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी, गुजरात
गुजरात। और ये बंदरगाह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो मुक्त व्यापार बंदरगाह है, यानी फ्री ट्रेड जोन है। क्यों कि अगर इसके आसपास वाले क्षेत्र में अगर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और विदेश में भेजा जाता है तो वहां से टैक्स बहुत कम लिया जाता है, यानी ना के बराबर लिया जाता है। इसलिए यहाँ ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। सबसे व्यस्त कौन सा है, इसकी विशेषता ये होगी कि सबसे व्यस्त है। ज्वारिया बंदरगाह है। ज्वारिया, ज्वारिया का मतलब है कि जो कच्छ की खाड़ी में है और जो ज्वार आता है, जल का स्तर ऊपर उठा हुआ होता है तो उस उठे हुए जल में जहाज आ जाता है, और जब भाटा आता है तो जल नीचे गिर जाता है, तो पता चला कि जहाज भूमि पर रखा हुआ है। तो ज्वारिया बंदरगाह कौन सा है, कांडला, कच्छ की खाड़ी में है। दीनदयाल इसका नया नाम है, और विशेषता है कि ये मुक्त व्यापार वाला है, सबसे व्यस्त बंदरगाह। पूछे एग्जामिनर क्या पूछेगा, सारे के सारे बंदरगाह की डिटेल 3-4 मिनट में मिल जाएगी, आप वीडियो को देखते रहिए बस। उसके बाद अगला बंदरगाह आता है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की विशेषता है कि यह भारत का सबसे बड़ा है। कहीं अधिक व्यस्त तो नहीं बता दिया, व्यस्त तो ये वाला है कांडला। और क्यों है व्यस्त, क्योंकि भाई मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। अगर इसके इस वाले क्षेत्र में आसपास में सामान बना करके फैक्ट्री और विदेश में बेचेगी तो फ्री में भेज देंगे, इसलिए व्यस्त है, सब वहीं भाजते हैं। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये बतानी पड़ेगी कि मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगला बंदरगाह आता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या इसी को कहते हैं नहावा सेवा बंदरगाह। और इस बंदरगाह का विकास किया गया है मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। बड़ा था और इसमें भार जब ज्यादा हो गया था एक जमाने में, तो इसके पास में एक और बनाया गया, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये भारत का आधुनिक बंदरगाह है। आधुनिक का मतलब क्या है कि यहाँ तकनीकें हैं। तकनीकों का मतलब कैसे बताएं, तकनीकों का मतलब यह है, कैसे बताएं तकनीकों का मतलब, यहाँ पर सामान उतारने के लिए मशीनें, रखने के लिए मशीनें, मतलब सुविधाएं ज्यादा हैं, आधुनिक मॉडर्न, ये समझ लीजिएगा। तो कितने बंदरगाह हो गए, 3, कितने बच गए, 10 बंदरगाह। उसके बाद अगला कौन सा राज्य आ जाएगा, कर्नाटक का मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव नहीं आएगा, पहले लिखते हैं कुद्रेमुख बंदरगाह। कुद्रेमुख बंदरगाह, और कुद्रेमुख बंदरगाह है कर्नाटक में। कुद्रेमुख बंदरगाह कर्नाटक में, आपको याद हो कुद्रेमुख लोहा अयस्क क्षेत्र है, और जो लोहा का अयस्क यहाँ से आसपास से निकाला जाता है, वो निकाला गया लोहा भेज दिया जाता है ईरान को, ये इस बंदरगाह से लाद कर। तो एग्जामिनर का प्रश्न क्या हो गया कि कौन सा बंदरगाह है जिस बंदरगाह से लोहा अयस्क का निर्यात ईरान को किया जाता है। आंसर क्या लगा दोगे, कुद्रेमुख बंदरगाह कर्नाटक के अंदर है। सीधा पूछ रहे कुद्रेमुख कहाँ है तो कर्नाटक लगा दोगे ना। अगला है भाई मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह ये कहाँ होगा, क्या नाम बताना पड़ेगा, गांव मतलब गोवा। अरे गोवा में है मुर्मुगांव बंदरगाह, कहाँ है, गोवा में, जिससे शुरुआत हुई थी, यही तो है वो बंदरगाह। मुर्मुगांव जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह ज्वारी नदी पर बना हुआ है, और इधर की दिशा में ना नदी पर बना हुआ एक ही मात्र बंदरगाह है, मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह किसके लिए जाना जाता है, पर्यटन के लिए, बहुत ज्यादा पर्यटक जाते हैं, तो पर्यटन के लिए गोवा वाले बीच पे गाना सुना होगा। उसके बाद अगले बंदरगाह आता है, नेक्स्ट इधर बंदरगाह आता है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह, पिछली जो करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाई है उसमें आपको लिखाया है कि कोच्चि भारत का पहला ऐसा शहर बना है जिस शहर में जल मेट्रो जो बोट चलाई जाएगी उसका पहला स्टेशन स्थापित किया गया, जल मेट्रो स्टेशन स्थापित किया गया कोच्चि केरल। और कोच्चि में ही स्थित है कोच्चि बंदरगाह, यानी केरल के अंदर है। और इस बंदरगाह की विशेषता क्या हो सकती है, इस बंदरगाह की और कोई फेमस विशेषता नहीं है, कोच्चि बंदरगाह। इधर आ जाते हैं आप जरा, इधर आते हैं, इधर बंदरगाह है हमारा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई कहां होगा, ये होगा तमिलनाडु के अंदर। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु के अंदर है चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह की विशेषता क्या है कि यह बंदरगाह भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। क्यों कि यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ से यहाँ ये पश्चिमी घाट होता हुआ यहाँ श्रीलंका जो है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, तो श्रीलंका तक ये चला गया। राम सेतु वाला जो भाग था, राम सेतु यहाँ उभरा हुआ सा है, ऊपर का भाग है, तो वहां गहराई यहाँ से अगर जहाज यहाँ लाना होता है तो श्रीलंका को पार करके लाते हैं, सीधे यहाँ से नहीं लेकर के आते। क्यों नहीं लेकर के आते, क्योंकि यहाँ का भाग कैसा है, उथला हुआ है, उठा हुआ, जहां पर राम जी ने पुल बनाया था। तो वो पुल बनाया क्या था, पहले रेडीमेड पुल था, कहीं कहीं पर पानी उठा हुआ था, कहीं नीचे था, तो जहां पानी में डूबा हुआ भाग था उस पर पत्थर रख दे, राम जी चले गए श्रीलंका। आगे देखते हैं जरा, चेन्नई बंदरगाह कैसा
कैसा बंदरगाह हो गया, चेन्नई बंदरगाह हो गया कि जो ये भी वैसे कृत्रिम बंदरगाह है और ये भी कृत्रिम बंदरगाह है। इधर के जो बंदरगाह वो ज्यादातर कृत्रिम है और कृत्रिम बंदरगाहों में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा हो गया, चेन्नई बंदरगाह। बंदरगाह मतलब समुद्री जहाज का अड्डा समझते हैं, समुद्री जहाज अड्डा। उसके आगे ऊपर चलते हैं यहाँ और अगला जो बंदरगाह आता है हमारा चेन्नई के बाद, यहाँ आएगा तुतीकोरिन बंदरगाह। तुतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। और इसके बाद तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह की विशेषता यह है कि यह निगम आधारित बंदरगाह है। निगम आधारित का मतलब यह है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कंपनियों से, कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसने करवा, इसमें सरकार की हिस्सेदारी है, कुछ कंपनियों की हिस्सेदारी है। एन्नोर बंदरगाह की विशेषता हो गई। उसके बाद और ऊपर चलते हैं, कौन सा राज्य आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो बंदरगाह कौन सा होगा, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह की विशेषता यह है कि ये जो बंदरगाह है, यह बंदरगाह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, क्योंकि ये डॉल्फिन नोज नाम की चट्टान के पीछे बना हुआ है। देखिएगा केरल का जो कोची बंदरगाह है वो लैगून बंदरगाह है, लैगून। और ये कैसा है, ये डॉल्फिन नोज, सुरक्षित ये वाला भी है, सुरक्षित ये भी है, लेकिन सबसे सुरक्षित कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह किस, डॉल्फिन नोज नाम के चट्टान के पीछे है। डॉल्फिन नोज यानी डॉल्फिन मछली, और उसकी नाक के समान यहाँ एक चट्टान है, यहाँ एक चट्टान है। और समुद्री लहर जब आती है, समुद्री लहर जब आती है तो वो समुद्री लहर उसको, समुद्री लहर को रोक लेती है चट्टान, और इस तक उसका असर नहीं पहुंच पाता। इसी बंदरगाह की, विशाखापत्तनम की आंध्र प्रदेश में स्थित एक विशेषता और है कि यहाँ जहाजों को मरम्मत की विशेषता की गई है। और भारत में जितने भी बंदरगाह हैं उनमें एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसमें जहाजों की मरम्मत की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगला आता है नेक्स्ट बंदरगाह, पारादीप। पारादीप बंदरगाह। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। अरे पारादीप तेल रिफाइनरी, उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है, पारादीप तेल रिफाइनरी है उड़ीसा में। आप याद कीजिएगा, उड़ीसा में तो भारी जल का संयंत्र भी है, भारी जल संयंत्र तलचर उड़ीसा, याद करो, भारी जल संयंत्र तलचर में है उड़ीसा में। और याद करो कि कटक में, उड़ीसा के अंदर कटक में चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह से भारी जल का निर्यात किया जाता है, भारी जल का निर्यात किया जाता है। और किसका निर्यात करते हैं, चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है पारादीप बंदरगाह। उसके ऊपर अगला आता है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसकी विशेषता है कि हुबली नदी पर बना हुआ है, हुबली नदी पर बना हुआ है। इधर ये नदी पर बना हुआ है और इधर कौन सा बताया, मुर्मुगांव, तो ज्वारी नदी पर बना हुआ है। कैसे, ये इसके अतिरिक्त ज्वारिया बंदरगाह भी है। कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए हैं। अब एक रह गया, एक कहाँ रह गया, एक है हमारा यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार देशों में, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां लिख दे, दिखाई दे जाएगा, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो भारत के 13 बड़े बंदरगाह आपके सामने लिखे हुए हैं। एग्जामिनर जब भी प्रश्न पूछे ना, इनसे बाहर ना पूछेगा, 1 नंबर का प्रश्न आपको वीडियो से मिल जाएगा। और अगर आज भी आप अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना करें और शेयर ना करें तो बहुत ही बेकारी बात है, पाप लगेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर दें।